हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेवाड़ी आज के इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम के तहत 30 प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में लिया जाता है जो विभिन्न आयोगों द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में भी इस प्रकार के प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। एमसीक्यू के माध्यम से आपका रिवीजन और साथ ही तथ्य यानी फैक्ट तैयार होते रहेंगे जो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी सब्जेक्ट में अपनी संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए हमारे अन्य यूट्यूब चैनल प्रोग्राम को जरूर देखिए जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। भारतीय इतिहास की यह दूसरी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में 30 प्रश्नों का सेट है। आपको अपना असेसमेंट स्वयं करना है कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और जितने प्रश्न आपके सही होते हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिखिए। ठीक है, तो आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रियदर्शिका, ऑप्शन बी हर्षचरित, ऑप्शन सी रत्नावली, ऑप्शन डी नागानंद। हर्षचरित जो रचना है वह हर्षवर्धन की ना होके बाणभट्ट की है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक की हत्या क्रुद्ध भीड़ ने की थी? किस चोल शासक की हत्या क्रुद्ध भीड़ ने की थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुलोत्तुंग द्वितीय, ऑप्शन बी अधिराजेंद्र, ऑप्शन सी राजेंद्र तृतीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अधिराजेंद्र की हत्या क्रोधित हुई भीड़ के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिराजेंद्र। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रसिद्ध चोलकालीन कांस्य प्रतिमा किसकी है? सर्वाधिक प्रसिद्ध चोलकालीन कांस्य प्रतिमा किसकी है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए विष्णु की, ऑप्शन बी नटराज की, ऑप्शन सी मुरुगन की और ऑप्शन डी वेंकटेश्वर की। चोलकालीन कांस्य प्रतिमा सबसे ज्यादा नटराज की मिली है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नटराज। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया था? सम्राट हर्षवर्धन द्वारा 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए थानेश्वर तथा वल्लभी में, ऑप्शन बी प्रयाग तथा थानेश्वर में, ऑप्शन सी कन्नौज तथा प्रयाग में, ऑप्शन डी वल्लभी तथा प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा 2 महान धार्मिक सम्मेलनों को आयोजित किया गया था और यह संपन्न हुआ था कन्नौज तथा प्रयाग में, इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज तथा प्रयाग। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक भूमि नापने के लिए प्रयोग किया जाता था? दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक भूमि नापने के लिए प्रयोग किया जाता था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मसहत, ऑप्शन बी गाजी, ऑप्शन सी गल्ला बख्शी और ऑप्शन डी किस्मत-ए गल्ला। दिल्ली सल्तनत काल में भूमि मापन के लिए मसहत प्रयोग में किया जाता था। मसहत भूमि नापने के लिए प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मसहत। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत में चोल राज्य अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। चोल राज्य में जो राजवंश था, चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस शासक को पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस शासक को पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन बी पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय को ही कहा जाता था, इसलिए इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय को। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण किस अभिलेख में मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण किस अभिलेख में मिलता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी बराबर गुफा अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और ऑप्शन डी दशरथ का नागार्जुन गुफा अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख किस अभिलेख में बताया गया है? अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख किस अभिलेख में बताया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मास्की अभिलेख में, ऑप्शन बी मह स्थान अभिलेख में और ऑप्शन सी सहगोरा ताम्रपत्र में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो अकाल से निपटने के उपाय बताए गए हैं वह सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख में बताए गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख। अगला प्रश्न है उस तुर्क सेनापति का नाम क्या था जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? उस तुर्क सेनापति का नाम क्या था जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में 10 अकाल पड़े थे? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में 10 अकाल पड़े थे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी जहांगीर। शाहजहां के समय में सर्वाधिक 10 अकाल पड़े थे, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा दहशाला प्रथा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अकबर द्वारा दहशाला प्रथा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसके ऑप्शन है 1575 में, 1580 में, 1590 में और 1602 में। अकबर द्वारा दहशाला प्रथा की शुरुआत 1580 में की गई थी। दहशाला प्रथा एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे राजस्व को प्राप्त किया जाता था। इसमें प्रायः 10 वर्षों में हुए फसल का उत्पादन और इसके द्वारा जितनी पैदावार होती थी उसका आकलन किया जाता था। इसमें उस फसल का 1/3 भाग राज्य को दे दिया जाता था। इसे ही दहशाला प्रथा कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1580 में दहशाला प्रथा की शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए जहांगीर ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। अगला प्रश्न है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाजीराव सिंधिया ने, ऑप्शन बी महादजी सिंधिया ने, ऑप्शन सी जीवाजीराव सिंधिया ने और ऑप्शन डी माधवराव सिंधिया ने।
ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजीराव सिंधिया द्वारा की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाजीराव सिंधिया। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नारायण राव, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय और ऑप्शन सी माधवराव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय, यानी मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किसने की थी? भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी पुर्तगालियों ने और ऑप्शन डी डेनिशों ने। भारत में पहली जो प्रिंटिंग प्रेस की मशीन लगी वह पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू होती है? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू होती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लासी युद्ध के बाद, ऑप्शन बी बक्सर युद्ध से, ऑप्शन सी 1813 के बाद और ऑप्शन डी 1857 की क्रांति के बाद। अंग्रेजों ने भारत में अपनी लूट की प्रक्रिया प्लासी युद्ध 1757 के बाद शुरू कर दी थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो है प्लासी युद्ध से। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मैसूर का राजा, ऑप्शन बी अवध का नवाब, ऑप्शन सी कर्नाटक का नवाब, ऑप्शन डी हैदराबाद का नवाब। हैदराबाद के नवाब ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो सहायक संधि चलाई गई थी उसने स्वीकार किया, जो 1798 में स्वीकार किया था। इसके बाद मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने 1799 में और अवध ने 1801 में तथा पेशवा और भोसले ने 1802 तथा 1803 में किया था और अंत में सिंधिया ने सहायक संधि को स्वीकार किया था, जो 1804 में किया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1832 में, ऑप्शन बी 1843 में, ऑप्शन सी 1842 में और ऑप्शन डी 1856 में। भारत में 1843 में विलियम बेंटिक के काल में दास प्रथा का अंत किया गया, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1843। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए विलियम बेंटिक को, ऑप्शन बी डलहौजी को, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग को और ऑप्शन डी रिपन को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विलियम बेंटिक को। विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत करते हैं और ठगी को समाप्त करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी रहे। अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लेली को किस अंग्रेज जनरल ने पराजित किया था? वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लेली को किस अंग्रेज जनरल ने पराजित किया था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जनरल हैरिस ने, ऑप्शन बी जनरल आयरकूट ने, ऑप्शन सी जनरल हैमिल्टन ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 1760 में 1760 में फ्रांस और फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को पराजित किया जाता है और
यहाँ पर अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल आयरकूट और वहीं फ्रांस का नेतृत्व काउंट डी लैली के द्वारा किया जा रहा था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जनरल आयरकूट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुशासन के आरोप में अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस राज्य को अपने अधीन किया? कुशासन के आरोप में अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस राज्य को अपने अधीन किया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में अंग्रेज अपने राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवध। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की? रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्टिन बर्ड ने, ऑप्शन बी कार्नवालिस ने, ऑप्शन सी हॉर्ट मैकेंजी ने और ऑप्शन डी थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड ने। कैप्टन रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा 1792 में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत होती है और कार्नवालिस 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत करते हैं और वहीं हॉर्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन जो 1838 में बनता है वह निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन 1838 में निम्नलिखित में से कौन सा बना? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जमींदारी एसोसिएशन, ऑप्शन बी बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन डी सेटलर्स एसोसिएशन। 1833 में भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन जमींदारी एसोसिएशन था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जमींदारी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रतीक निम्नलिखित विकल्पों में से क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक निम्नलिखित विकल्पों में से क्या था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कमल और गेहूं, ऑप्शन बी कमल और रोटी, ऑप्शन सी कमल और चावल, ऑप्शन डी कमल और दाल। जो 1857 की क्रांति हुई उसका प्रतीक कमल और रोटी को माना गया, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कमल और रोटी। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत एकमात्र मर्द है? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत एकमात्र मर्द है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन सी जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनरल ह्यूरोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। इसमें रामकृष्ण मिशन यह सुमेलित नहीं है क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था कि आपदा में आए हुए किसी मनुष्य की यदि क्षति होती है और वह मनुष्य दुखी होता है तो उसकी सहायता करो।
इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, सफेद विद्रोह यानी श्वेत विद्रोह की घटना किस वायसराय के काल में हुई थी? इसके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो और इनमें से कोई नहीं। श्वेत विद्रोह की घटना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, यंग इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका शुभारंभ किस पार्टी के द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी होम रूल पार्टी, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी उग्रवादी पार्टी। यंग इंडिया का शुभारंभ उग्रवादी पार्टी के द्वारा किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उग्रवादी पार्टी। दोस्तों, आज हमने इतिहास के 30 प्रश्नों को देखा। 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ और प्रश्नों के साथ।